फाइनल का पार्ट। तो फाइनल का जी आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जी सिल्क वर्म, ठीक है, या जो आप इसको सेरीकल्चर। दूसरी हमारी कोर्स का जो दूसरा पार्ट था वो था जी सेरीकल्चर। सेरीकल्चर एक्चुअली होता क्या है? सेरीकल्चर एक्चुअली इज द रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। इस सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए सिल्क वर्म को रेयर करना, पालना, यानी कि सिल्क वर्म पालना किस मकसद के लिए? सिल्क के लिए। तो ये जो है मेन प्रोडक्ट। इसके अलावा कई सारे और भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, मगर मेन तो हमारा सिल्क होगा। तो ये इसको इसी से हमारे कोर्स का दूसरा था, पहला था एपीकल्चर और दूसरा पार्ट था सेरीकल्चर। उसी से मुतल्लिक जो है हमने डिस्कशन करेंगे। हमारा जी सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लें इसकी। तो हिस्ट्री जो है आपको पता है कि जी जो सेरीकल्चर की जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी मीन कि इवन कि आप ये देख रहे हैं, इसमें आप नजर आता होगा आपको कि ये 2700 बीसी में इसे ये पहले डोमेस्टिकेट किया गया। 2700 बीसी मीन बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 2700 साल पहले की बात है, ठीक है। और ये इंडस्ट्री शुरू हुई चाइना से, क्योंकि तीन चार बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन है। रोमन एम्पायर, आपने रोमन का पढ़ा है, ग्रीक्स का पढ़ा है, मुस्लिम्स का पढ़ा है, और जो है चाइनीज। तो ये सिविलाइजेशन कोई बहुत पुरानी पुरानी सिविलाइजेशन है। उनमें से जो चाइनीज सिविलाइजेशन के अंदर जो है निकला है ये सू और साई से निकला है वर्ड, इसी से नाम इसका सिल्क। सिल्क कहते हैं कि जी ये तकरीबन 5000 साल पहले एक चाइनीज शहजादी थी, शी सी लिंग शी, ये इसका नाम था। इसने अपने रॉयल गार्डन के अंदर बैठी हुई वैसे चाय शाय पी रही थी दरख्त के नीचे, शहतूत के नीचे। आपको पता है चाइना में शहतूत और ये जो बम्बू हैं, बांस के दरख्त, ये बहुत ज्यादा हैं, इसके बड़े बड़े जंगलात। तो ये जंगल बड़े होते थे। तो ये रॉयल में भी जो रॉयल था कासल था, उसके अंदर भी लगे हुए थे शहतूत के। उसके नीचे बैठी हुई थी छाँव में। तो उसके ऊपर से उसे वो गिरी एक ककून, और उस ककून के बाद में उसने रिसर्च किया, देखा जी कि ये क्या है, तो उसे पता चला कि ये धागा है। बाद में इसी शहजादी को इसने ये काम किया। इसकी हिस्ट्री के मतलब हमारा एक पूरा एक लेक्चर है, वो आगे हम चल के हम पढ़ेंगे। तो वो जो उसने काम किया, थोड़ी रिसर्च की, तो पता चला कि इससे धागा है और ये एक इंसेक्ट बनाता है और इस धागे से कपड़ा बन सकता है। और इस राज को उन्होंने सैकड़ों साल सदियों तक जो है छुपाए रखा राज को। आखिर किसी न किसी तरीके से कहते हैं जी कि किसी न किसी कनीज के थ्रू जो है वो ये राज बाहर निकला, और फिर अल्टीमेटली ये चाइना में पहले फैला, फिर चाइना से पूरी दुनिया में ओवरऑल जो है इंडिया में और यूरोप में फैल गया, ठीक है। तो इन जहाँ जहाँ इसकी पॉसिबल डोमेस्टिकेशन होती गई, वहाँ पे लोग सिल्कवर्म को रेयर करते रहे, पालते रहे और इससे धागा बनाते थे। और इसका धागा जो है बड़ा महंगा किस्म का, और इससे बनता है रेशम। सिल्क होता है, सिल्क रेशम को कहते हैं। और ये पुराने ज़माने में बड़ी एक कीमती चीज़ थी और आज भी बड़ी कीमती चीज़ है, और इसका बड़ा यूज़ है। मगर ये है कि आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, मगर पहले इसका यूज़ ज़्यादा था। पहले इसका इस्तेमाल सिर्फ कपड़े में होता था, आज कपड़े से हट के और बड़े सारे प्रोडक्ट के अंदर जो है इसका इस्तेमाल होता है। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि सिल्क हमें क्या क्या मिलता है। तो ये जो है आगे आपको नज़र आ रहा है कि जी हमारा थोड़ा सा फिगर है कि जो टोटल थ्रेड प्रोडक्शन है इस वक्त दुनिया में, उस वक्त सिल्क का कितना पार्ट है। तो इस वक्त जितने भी कपड़ा बन रहा है, कपड़े में 47.9% कॉटन यूज होती है, और 46.5% ये आर्टिफिशियल थ्रेड, लाइनेन और फैब्रिक्स और पता नहीं क्या क्या नाम है, मुख्तलिफ नाम है। ये आर्टिफिशियल धागे बनाए जाते हैं और इनसे जो है इनको यूज किया जाता है आगे जो है कपड़ा बनाने में या डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में। इसके अलावा वूल 4.5.4% यूज होता है, और सिल्क जो है नेचुरल सिल्क जो है वो जो कपड़े के अंदर बनाने में वो सिर्फ और सिर्फ 0.2% है, यानी कि बहुत कम शेयर है। मगर इसके अलावा इसका यूज जो है, क्योंकि आज इसकी प्रोडक्शन है, मगर इसकी प्रोडक्शन और कई जगह पे जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ पे यूज होता है। वो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, इसके जो नेचुरल सिल्क का। तो जितने भी सिल्क वर्म की स्पीशीज हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, उनको हम तीन कैटेगरी में उनके हार्मोन के इन्फ्लुएंस की बुनियाद के ऊपर, यानी कि उनके जो बॉडी के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं
जिसकी बुनियाद पे, उसके लाइफ साइकिल की बुनियाद पे उसको हम जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। उनमें से सबसे पहली कैटेगरी है यूनिवोल्टाइन, यानी कि ये ऐसी स्पीशीज है जो एक साल में सिर्फ एक साइकिल पूरा करती है, यानी कि अंडे से लेके अंडा, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट सिर्फ एक दफा एक साल में सिर्फ एक लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, इसलिए हम इनको यूनिवोल्टाइन कहते हैं। ये आमतौर पे स्प्रिंग सीजन में, जब फरवरी मार्च होता है उस मौसम में एक दफा ग्रो होती हैं। इसके अलावा ये सारा साल जो है ये डायापास कंडीशन में रहती हैं, इसके अंडे रहते हैं और अंडे दे के फिर ये मर जाते हैं एडल्ट, और फिर नए जो हैं अगले साल फिर दोबारा से जब स्प्रिंग आएगा तो इस तरीके से। दूसरी है ये बाइवोल्टाइन, ये ऐसी स्पीशीज हैं सिल्कवर्म की कि ये साल में 2 दफा अपना लाइफ साइकिल पूरा करती हैं, कि जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है, एक दफा स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, फरवरी मार्च में, और दूसरा जो है सितंबर अक्टूबर में जाके जब एक दफा ऑटम सीजन आता है उस सीजन में। ये यानी कि 2 दफा अपना लाइफ साइकिल पूरा करती हैं। आप इनको 2 दफा साल में रेयर कर सकते हैं, पाल सकते हैं। जबकि तीसरी जो स्पीशी है वो है जी मल्टी वोल्टाइन, यानी कि ये टेम्परेचर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। बस इनको एक नॉर्मल कंडीशन दें तो आप इनको साल में जब दिल करे आप पाल लें। इनकी स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए इनको, वो आप दें तो ये साल में 2 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा भी करती हैं, यानी कि मुख्तलिफ टाइम में आप इनको साल के मुख्तलिफ टाइम में पाल सकते हैं। इनका लाइफ साइकिल छोटा होता है और दूसरा ये टेम्परेचर के अगेंस्ट है वो रेजिस्टेंस होती है। तो ये एक साल में कई सारी जनरेशन, कई सारी नस्लें पैदा कर सकते हैं, तो जिस तरह दूसरे इंसेक्ट करते हैं। इसकी टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ लें तो टैक्सोनॉमी जिस तरीके से पीछे आपने हनी बीज का नाम पढ़ा था, एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्साटा, एपिस सिराना, विलिपुना, रेडिपिनस, तो इसी तरीके से इसका नाम जो है वो है बॉम्बेक्स मोरी। क्या नाम है इसका? बॉम्बेक्स मोरी। और इसकी जो फैमिली है वो बॉम्बेसिटी है, और इसका जो ऑर्डर है वो है जी बॉम्बे, जो ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। यानी कि ये खानदान जो है, इस खानदान के अंदर सिर्फ मॉथ और बटरफ्लाइज पाई जाती है। जितनी भी दुनिया में बटरफ्लाइज या मॉथ पाए जाते हैं वो सारे के सारे इस खानदान से, ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसमें से आगे फिर मजीद इस खानदान की एक शाख है जिसको हम बॉम्बे सिटी कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है सिल्क प्रोड्यूसिंग मॉथ पाए जाते हैं। ठीक है, आगे एक इसके कंटेंट्स की बात कर लें कि सिल्क के अंदर होता क्या है। तो सिल्क के अंदर 2 मेन प्रोटीन होती हैं। एक फेब्रोइन प्रोटीन होती है जो मेजर पार्ट होता है, यानी कि धागे का मेजर हिस्सा इसी का बना होता है। इसको हम क्या कहते हैं, फेब्रोइन प्रोटीन। ये सिल्क का 73.5% होते हैं। और दूसरी प्रोटीन होती है सेरिसन। ये समझ लें कि गम नुमा प्रोटीन है जो कि फेब्रोइन को जोड़ के रखती है आपस में। ठीक है, तो इसको हम जो है सेरिसन प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ वैक्स भी होती हैं। वैक्स 3.2% जो है, 0.2% जो है वो पाई जाती है। एशेज और कई सारे मिनरल इसके अंदर पाए जाते हैं, और इस वो हैं जी 1.11% है। और सेरेसन प्रोटीन, ये मैंने कहा कि ये 3 एक्चुअली जेलेटिनस, जेलेटिन मीन गमी नेचर की होती है, और ये फिब्रोइन के इर्द गिर्द इनवेल्व की शक्ल में पाई जाती है। तो ये इसके 3 लेयर में पाई जाती है, सेरेसन 1, 2, 3 लेयर में। और जो इसका मेन पार्ट है, या जो फाइबर का मोस्टली पार्ट बना होता है, वो बना होता है जी फाइबर का या फिब्रोइन प्रोटीन का। ठीक है, तो ये 2 मेन प्रोटीन इसके अंदर होती हैं। ये इनके कंटेंट्स हैं जी, केमिकल एल कंपोजिशन है कि फिब्रोइन के अंदर क्या क्या कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है, और सेरिसन के अंदर कितना होता है, ये इसकी कंपोजिशन लिखी हुई है। आगे जी इसका लाइफ साइकिल की बात करें कि स्टार्ट कैसे होता है, तो जैसे ही ये ककून से बाहर निकलती है, ककून आगे चल के आपको दिखाते हैं कि ककून क्या होती है। ककून से जैसे ही सुराख करके अडल्ट निकल आते हैं बाहर, मेल और फीमेल, तो सबसे पहले ये मेल और फीमेल आपस में मीटिंग करते हैं, मीन सेक्स करते हैं। और उसके बाद उसमें से जो है जो फीमेल होती है, वो फीमेल तकरीबन 400 से लेके 600 तक अंडे देती है। एक फीमेल 400 से लेके 600 तक अंडे देती है। डिपेंड करता है कि उसकी खुराक कैसी थी। अगर वो खुराक अच्छी थी, हेल्दी थी, ज़्यादा अच्छा लार्वे से वो अडल्ट बना है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा अंडे देगी। अगर वो कमज़ोर है, वीक है, तो फिर डेफिनेटली थोड़े अंडे देगी। मगर 400 राउंड अबाउट ऑन एवरेज जो है 400 से 600 अंडे देती है। ठीक है, और शुरू में इनका ऑफ वाइट कलर होता है इस तरीके से जैसे आपको नजर आ रहे हैं।
मगर जैसे ही इनमें से सुंडियां निकलने वाली होती हैं, इनमें से वो लार्वे निकलने वाले होते हैं, तो इनका कलर जो है वो डार्क, जो ग्रे कलर हो जाता है, ब्लैक सा कलर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसकी दूसरी स्टेज है जी लार्वा। अब क्या हो गया कि अंडे से एक बारीक सी सुंडी सी काले से रंग की, ब्राउन से कलर की, पहले ग्रीन कलर में होगी, वो ग्रीन सी कलर की सुंडी, फिर वो ब्राउन होगी, फिर ब्राउन के बाद तीसरी चौथी स्टेज में जाके वो इस तरह वाइट, प्योर वाइट कलर। और ये आपकी तकरीबन एक जो कह लें कि इंडेक्स फिंगर के बराबर, एक उंगली के बराबर इसकी लेंथ हो जाती है जब ये फुली डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये 4-5 स्टेजेस में से गुजरता है, और गुजरने के बाद क्या होता है कि ये जो है एक प्यूपा बन जाता है, और प्यूपा बनने से पहले क्या करता है कि इसकी जो आखिरी लार्वल इंस्टार होती है, लार्वल इंस्टार का मतलब ये है कि ये अपनी 4-5 दफा अपनी स्किन को शेड करते हैं। अपनी स्किन को हर दफा, आपको पता है कि जो इंसेक्ट के अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है, वो हमारे अंदर एंडोस्केलेटन है, कि हमारा जो ढांचा है ना वो अंदर है, हड्डियां जो हैं वो अंदर है, गोश्त बाहर है। जबकि इंसेक्ट में ऐसे है कि गोश्त अंदर है और ढांचा बाहर है। जिसको जो इसकी बॉडी वाल है ना, वो एक्चुअली इसका एक्सोस्केलेटन है। और बॉडी वाल के अंदर, इसके अंदर एक स्पेशल केमिकल पाया जाता है सीमेंट की तरह का, उसको हम कहते हैं काइटिन। टाइटन की वजह से इसकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। बहुत ज्यादा हार्ड होने की वजह से ये साइज में नहीं बढ़ सकता, तो इसे साइज में बढ़ने के लिए अपनी स्किन को बार बार गिराना पड़ता है। तो ये तकरीबन हर इंसेक्ट जो है, चाहे कोई भी इंसेक्ट हो, वो तकरीबन अपनी स्किन को 5 से 6 दफा गिराता है। और जब हर दफा स्किन गिराता है, तो जब नई स्किन बनती है तो शुरू में 4-5 दिन, कुछ दिन तक वो सॉफ्ट होती है। तो जब तक सॉफ्ट होती है, इंसेक्ट साइज में बढ़ता रहता है। ठीक है, खाता रहेगा, साइज में बढ़ता रहेगा। मगर अगेन जब स्किन हार्ड हो जाएगी, फिर वो स्किन अपनी साइज में नहीं बढ़ सकेगा, उसे दोबारा अपनी स्किन जो है वो शेड करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसका जो लास्ट लार्वल इंस्टा, और हर जो मोल्टिंग के बाद, शेडिंग के बाद, स्किन को गिराने के बाद इसकी जो स्पेसिफिक शक्ल आएगी ना, उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टार। हर दफा अपनी स्किन को गिराने के बाद, शेड करने के बाद, जो इसकी स्पेसिफिक शक्ल आएगी, उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टार। तो ये लास्ट इसका जो लार्वल इंस्टार होता है, जो आखिरी लार्वा होता है, जब फुली डेवलप हो जाता है, बड़ा सारा फुल बड़ा हो जाता है, तो फिर क्या करता है कि ये अपनी जो है स्किन को इसका क्या करता है कि आप अपने इर्द गिर्द एक धागा बुन लेता है। इसके अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, उस ग्लैंड के थ्रू अपने इर्द गिर्द धागा बुनता रहता है, बुनता बुनता वो एक ककून बन जाती है। एक कह लें कि एक कवर सा बन जाता है इसके इर्द गिर्द, और उसके अंदर ये इस तरीके से प्यूपा बन के तो वो अंदर बैठ जाता है। और फिर इसके, अब इस प्यूपे के अंदर, और ये फीड नहीं करता, क्विसेंट होता है, ये लिखा हुआ है वर्ड क्विसेंट एंड नॉट। क्विसेंट मीन कि ये मूव भी नहीं करता और ये खाता भी नहीं। और इस दौरान एक्चुअली इसके अंदर एक मॉथ बन रहा होता है। ठीक है, और वो मॉथ इस तरीके का, इस शक्ल का होता है। और इसके ऊपर, ये बॉडी के ऊपर आपको स्केल नजर आते हैं। इसके एंटीने जो हैं वो बाईपेक्टिनेट। बाईपेक्टिनेट मीन दोनों तरफ से, जैसे कंगी नुमा नहीं होता, इस तरफ से भी कंगी नुमा, पल्ली तरफ से भी कंगी नुमा, ये स्ट्रक्चर आपको नजर आते हैं, कॉम्ब स्ट्रक्चर नजर आते हैं। इसको हम, इसके एंटीनों को कहते हैं बाईपेक्टिनेट। बाईपेक्टिनेट मीन ये एक तरफ कंघी होती है ना, कंघी की एक तरफ दाने होते हैं, उसको कॉम कहते हैं। अगर तो एक तरफ दंदाने हो तो उसको कहेंगे पैक्टिनेट। अगर दोनों तरफ हो, कंघी की एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी अगर दंदाने हो, तो उनको हम बाईपेक्टिनेट और वाजिया किस्म के होते हैं। ठीक है, और इसके हाइपोगनेथस माउथ पार्ट होता है, मीन कि इसकी निचली साइड के ऊपर जो है माउथ पार्ट, हेड की निचली साइड के ऊपर माउथ पार्ट होता है। बॉडी के सेगमेंट इसके 3 ही होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसकी लेग जो है वो थोरैक्स के ऊपर होंगी। ठीक है, और बाकी जो है फीमेल जो है वो मेल के निस्बत बड़ी होती है, मगर जो मेल होता है उसके एंटीने बड़े वाजे होते हैं इस तरीके में। तो वो जब आप इसको देखें तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये हम हर साल जो है ये रेयर करते हैं, जो ना पिछली साल भी हमने इसका पैकेट्स मंगाए थे, और हमारे एंटोमोलॉजी लैब के अंदर रेयर किया था, मगर फिर बाद में मिड के करीब जाके अभी रेयर हो ही रहे थे, तो मार्च में वो लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन की वजह से वो फिर एक बच्चा ले गया मेजर वाला, तो वो उसने अपने उधर गांव में ले जाके इनको रेयर किया, इनको पत्ते डालता रहा, और तकरीबन हमें 250 के राउंड वो उसके बकौल जो है वो हमें ककून्स मिली थी उसमें से। ठीक है, तो ये जो है इसका लाइफ साइकिल है।
ये इसका लाइफ साइकिल ये तस्वीर में भी दिखाया गया है। ये देखें जी, सबसे पहले ये मैंने आपको पहले बताया कि ये देखें जी ककून है, ये ककून है, कैसे अपने इर्द गिर्द एक धागा सा बुनी है, ठीक है। अब ककून में से अगर इसको ना गर्म पानी में डाल के इस ककून को किल करना पड़ता है, यानी कि इसके अंदर जो प्यूपा बना हुआ है ना, अभी जो ब्राउन कलर का आपको नजर आ रहा है, ठीक है, उसको किल करना पड़ता है। अगर किल ना करें तो क्या होता है कि इस ककून में से एक तरफ से सुराख करके ये जो है निकल आते हैं और इस तरीके से अडल्ट नजर आएंगे। अडल्ट निकलते ही क्या करेंगे कि अडल्ट निकलते ही आपस में मेटिंग करेंगे। मेटिंग मीन कि आपस में सेक्स करेंगे, और सेक्स करने के बाद इसमें से ये फीमेल जो है ये अंडे देगी, ठीक है। और ये तकरीबन इनका लाइफ साइकिल जो होता है अडल्ट का, वो अडल्ट जो तकरीबन कह लें कि 1 हफ्ते तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। 1 हफ्ते तक जिंदा रहते हैं, और 1 हफ्ते जिंदा रहने के बाद ये उसी वीक में ये खाते पीते कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये है कि ये फीमेल अंडे देगी और इसके बाद मेल और फीमेल ये दोनों मर जाएंगे। अब जब इसमें से अंडा निकलने वाला होगा तो इस तरीके से डार्क ग्रे कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें से फिर इस तरीके से पहले से ग्रीन से कलर की सुंडी निकलती है, और वो ग्रीन बाद में इस तरीके से ब्राउन सी हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है चंद दिनों के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है ये लार्वा अब सुंडी बढ़ना शुरू होगी। इसने फर्स्ट दफा स्किन शेड की तो ये फर्स्ट इंस्कार बन गया, दूसरी दफा स्किन शेड की तो दूसरा इंस्कार बन गया, तीसरी दफा स्किन शेड की तो थर्ड इंस्कार, चौथी दफा इंस्कार किया तो चौथी, और पांचवी दफा किया तो फिफ्थ इंस्कार। और ये देखें साइज में साथ साथ बढ़ता जा रहा है। शुरू में से थोड़ी खुराक चाहिए होती है, बाद में जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है साइज में, इसको खुराक ज्यादा से ज्यादा। मगर जब ये बड़ा बहुत बड़ा है, उंगली के बराबर, आपकी उंगली जितना ये लार्वा हो जाता है, तो फिर ये इसके अपनी बैक साइड से एक ग्लैंड होते हैं इसके अंदर, उसके थ्रू ये धागा स्क्रीट करता है, एक गमी सा मटेरियल स्क्रीट करता है जो सूख के एक धागा बन जाता है, ठीक है। तो ये धागा सा अपने इर्द गिर्द स्क्रीट करता रहता है, ऐसे करते करते जब बिल्कुल सारा इसका बॉडी कवर हो जाता है वो धागे से, वो ऊपर जो कवरिंग उसने स्क्रीट की है, तो वो के फिर है उसके अंदर प्यूपा बन जाते हैं ब्राउन से कलर में, अभी जो आपको ये दिखाया है ये वाला, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्यूपा बन जाते हैं। अब क्या है कि हमारा काम पूरा हो गया। हमने इसको महीना, तकरीबन 1 महीने का इसका लाइफ साइकिल होता है, 35 दिन का, 30-35 दिन का। तो अगर आप इसको खुराक खिलाना शुरू कर दें अंडों को तो तकरीबन 30 से 35 दिन लगेंगे और ये पूरा अडल्ट ये इस तरीके से ककून बन जाएगी। अब ककून को क्या करते हैं कि गर्म उबलते हुए पानी में डालते हैं ताकि इसके अंदर जो प्यूपा है ना वो अंदर ही मर जाए, ठीक है। अगर प्यूपा मरेगा नहीं ना, उसको मारेंगे नहीं, तो क्या होगा कि 2 हफ्ते बाद, तकरीबन 1-2 हफ्ते बाद इसमें से वो निकल आएगा सुराख करके, ये अडल्ट निकल आएंगे। और अडल्ट क्या करेंगे, अडल्ट ने फिर वो धागे को काट देना है, और वो धागा अच्छी क्वालिटी का धागा नहीं होगा, वो धागा यानी कि सही तरीके से बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है हम वो उसको किल कर देते हैं। अच्छा, अब ये भी लाइफ साइकिल ही दिखाया गया, एक और पिक्चर है। मगर अब ये है कि ये दुनिया के अंदर इस वक्त कौन से ऐसे मुल्क हैं जो सिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। सिल्क प्रोड्यूस में इस वक्त चाइना सबसे बड़ा मुल्क है जो सबसे ज्यादा सिल्क पैदा करता है, और इसके बाद इंडिया दूसरे नंबर पे है। इंडिया में बहुत ज्यादा सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, और ये बाकी मुल्क हैं फ्रांस, इटली, ब्राजील, रशिया, चाइना, जापान, कोरिया, साउथ कोरिया, ये दोनों, पाकिस्तान में भी ये होता है। किसी दौर में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी पाकिस्तान में, अब ये है कि ये काफी कम हो गई है, लोगों को और काम मिल गए हैं, लोग और काम करते हैं, ये कीड़े शीड़े कम ही पालते हैं। मगर किसी दौर में ये बड़ी एक डेवलप किस्म की इंडस्ट्री थी, अभी भी लोग करते हैं। इसके लिए स्पेशली वो जो छांगा मांगा वाला जंगल है ना, वो सिर्फ इसी के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कई सारे मुल्क जो हैं जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपीन, ईरान, ये भी काम करते हैं, ठीक है। और इस वक्त दुनिया के जो टॉप प्रोड्यूसर है ना वो एशिया में बैठे हैं। सबसे बड़ा चाइना, इंडिया, ईरान, ये साथ में का, और ये बाकी जो सारे मुल्क हैं ये ज्यादातर एशियन मुल्क हैं। इसके अलावा बाकी कई सारे मुल्क भी हैं, वो जो फ्रांस है, ब्राजील, ये दूसरे कंटिनेंट्स के अंदर। और ये नीचे जो मुल्क लिखे हैं ये इम्पोर्टर हैं, यानी कि ये खुद नहीं करते। यूएसए ने बड़ी कोशिश की मगर यूएसए के अंदर ये रेयर नहीं हुआ। अब वो क्या करते हैं, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, डेनमार्क, जापान, स्वीडन, नॉर्वे, ये ऑस्ट्रेलिया, ये मुल्क क्या है दूसरे मुल्कों से खरीदते हैं, और खरीद के फिर आगे उसकी मुख्तलिफ चीजें बना के
तो या बनी बनाई चीज़ें लेके तो खरीदती हैं, क्योंकि ये डेवलप कंट्री है, काफ़ी इनमें काफ़ी इनका इस्तेमाल है। ठीक है, अब इसके सिल्क वर्म को रेयर करने के 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 तरीके सबसे पहले है कि आपके पास स्टील या आयरन के रैक हों इस तरीके से। रैक आप पहले स्टैंड बना लें, स्टैंड के बाद उसका रैक होगा, ठीक है? और रैक रखे से रखेंगे और उनके अंदर आप एग्स रखेंगे, फिर 7 पत्ते डालते जाएँगे। ये खाता क्या है? ये शहतूत या तूत जो जिसको आप कहते हैं ना, जो आम दरख्त है हमारे, उसके बस पत्ते खाता है और कुछ चीज़ नहीं खाता। इसके अलावा और भी कई सारी स्पीशी हैं, इंडिया में कई सारी ऐसी स्पीशी हैं, जो कई सारे और भी दरख्त खाती हैं मलबरी के अलावा। ये मलबरी के पौधे को खाता है, सिर्फ़ उसके पत्ते खाता है, जिसको हम तूत या शहतूत कहते हैं, ठीक है? आप इसको पत्ते खिलाते जाएँ भाई, यही इसकी खुराक है। या दूसरा तरीका ये है कि आप लकड़ी के इस तरीके से फ्रेम बना लें, ऊपर-नीचे रख के कई सारे आप थोड़े से एक कमरे में बड़ा सारे काफ़ी सारे पैकेट जो हैं वो आप रेयर कर सकते हैं। या तीसरा तरीका जो है कि आप मैट, ये जो दरियाँ नहीं होती इसकी खजूर की बनी हुई, वो आप उस तरीके से बना लें और उसके ऊपर पत्ते बिछा के उसके ऊपर आप ये लार्वे छोड़ दें, ठीक है? ये काम हो सकता है। तो ये इसके अंदर स्टेप्स हैं जी कि ल लार्वल रेयरिंग के अंदर, उसमें सबसे पहला काम है मोरीकल्चर। मोरीकल्चर क्या होता है कि आपने शहतूत के या तूत के पौधे उगाने हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रेयरिंग ऑफ या ग्रोइंग ऑफ अ, मलबरी प्लांट्स। मलबरी प्लांट्स जो हैं आपने ग्रो करने। अगर मलबरी प्लांट्स होंगे आपके पास तो डेफ़िनेटली आप रेयर कर सकेंगे और उसके बाद उनसे आपने पत्ते तोड़ी आने हैं और इनको खिलाते जाना है। ये सबसे पहले काम करना है कि आपने ये देखना है कि आपके पास जो हैं जो वो हों आपके पास इसके हों शहतूत हों, शहतूत के दरख्त हैं तो आप रेयर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप रेयर नहीं कर सकते। अगला काम आपने क्या करना है कि सिल्क सीड लेने हैं। सिल्क सीड का मतलब इस इंसेक्ट के अंडे लेने हैं। वो अंडे कहाँ से मिलेंगे जी? अंडे कई सारे ऑर्गेनाइज़ेशन या अदारे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो बाहर के मुल्कों से, बुल्गारिया से या ऐसे कई सारे मुल्कों से मँगाते हैं। इस तरीके से मरी में एक अदारा है, इन्होंने मरी में ना बनाया हुआ है। वहाँ पे भी वो अंडे प्रोड्यूस करते हैं, आप उनसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा छांगा-मांगा जंगल, ये जो लाहौर के करीब है, इधर भी वो अंडे प्रोड्यूस करती हैं। वो इनको रेयर करते हैं और इनके अंडे प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इनमें से किसी जगह से भी आप जाके वहाँ से एग्स इनके कह लें कि मुझे जी सिल्कवर्म के पैकेट्स चाहिए, तो आप पैकेट्स दे देंगे, उसके अंदर 1 पैकेट के अंदर तकरीबन 3-4 हज़ार अंडा होता है, ठीक है? अगला काम जब आपने अंडे भी ले लिए, शहतूत के दरख्त भी उगा लिए या आपके सराउंडिंग में गाँव में काफ़ी सारे दरख्त पहले से ही लगे हुए हैं। दूसरा आपने अंडे भी ले आए। अब क्या करना है, इनको इंक्यूबेशन करनी है। इनको इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखना है, जिस टेम्परेचर पे ये रेयर हो सके। उनमें से इसको एक स्पेसिफिक 25 से 27 डिग्री के राउंड अबाउट इनको टेम्परेचर चाहिए होता है। वो अब 2 तरीके से आप तरीके हैं, उसमें एक है लोकल तरीका। लोकल तरीका ये है कि ये तकरीबन हम जो पाकिस्तान में इनको रेयर करते हैं, वो फरवरी के एंड से लेके मार्च के स्टार्ट में इनको रेयर करना शुरू करते हैं। अगर आप सर्दियों में अंडे लिए हैं तो कोई नहीं, उनको जो आपके फ्रिज का निचला खाना है ना, रेफ्रिजरेटर, उसमें रख लें और अब उनको आप जब मार्च का स्टार्ट हो जाए या अगर गर्मी जल्दी पड़ गई है, फरवरी का एंड है, तो आप क्या करें, इनको बल्ब के नीचे एक बल्ब लगा के ना, एक 100 वाट का या 60 वाट का, उसके नीचे रख दें। तो क्या होगा, इसमें से अब क्या होंगी कि 1-2 दिन बाद 2 सुंडियाँ निकल आएँगी। जब उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा ना, जिस तरह मुर्गी है, मुर्गी के अंडे को आप हैचरी में रख के एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देते हैं, तो वो निकल आता है, या मुर्गी के नीचे रखते हैं तो उसमें से ब बच्चे निकल आते हैं। तो इसी तरीके से इन अंडों को जब आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तकरीबन 2-4 दिन के लिए देंगे, तो उनमें से वो बच्चे निकलते जाएँगे, सुंडियाँ निकलती जाएँगी। या दूसरा तरीका है इनक्यूबेटर। ये कंट्रोल करने के इक्विपमेंट होते हैं, ये हमारे एंटोमोलॉजी लैब में भी पड़ा है या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आम तौर पे होते हैं। साइंटिस्ट इनको यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोल्ड टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट के लिए। जब आपने कोई कंट्रोल टेम्परेचर वाला एक्सपेरिमेंट करना है ना, तो इनको इंक्यूबेटर में रख दें, स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट कर दें, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सेट कर दें, स्पेसिफिक लाइट एंड डार्कनेस के आवर्स की कितने घंटे रोशनी होगी, कितने घंटे अंधेरा होगा, वो आप सेट करके रख दें, तो ये कुछ दिनों बाद, स्पेसिफिक दिनों बाद वो निकल आएँगे।
ठीक है। या ये तो तरीका है जो जिसके पास इंक्यूबेटर मौजूद है, मगर जो अगर आम गाँव में लोगों ने रेयर करने हैं, आम बंदे के पास तो इंक्यूबेटर नहीं होता। उसका मैंने कहा कि मार्च के स्टार्ट में ना दिन को तो मौसम अच्छा होता है, टेम्परेचर ठीक होता है, मगर रात को क्या होती है कि सर्दी होती है। उस सर्दी से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि वहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, और उस बल्ब से हीट आती रहती है और टेम्परेचर उनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मिलता रहता है और वो 3-4 दिन बाद निकल आते हैं। इसके बाद अगला काम है लार्वल रेयरिंग, कि सुंडियाँ निकल आई अंडों में से, अब लार्वे बन गए। अब लार्वों को हमने पालना है। उसमें से सबसे पहला काम हमने क्या करना है, उनको फीड कराना है। यानी कि उन्हें दिन में 3-4 दफ़ा पत्ते डालने पड़ते हैं, आम तौर पे 3 एक दफ़ा डालने पड़ते हैं। अगर ज़्यादा है तो आपको रात को भी 1 दफ़ा डालने पड़ते हैं, 4 दफ़ा डाल दें, ठीक है। इसके बाद स्पेसिंग, तो जैसे-जैसे ये सुंडियाँ बढ़ती जाती हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस चाहिए। यानी कि जिस जगह पे ये रेयर हो रहे हैं ना लार्वे, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अगर जगह कम होगी तो बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी और वो मर जाएँगी, इसलिए आपको इसकी स्पेस बढ़ानी पड़ेगी इन सुंडियों में। ठीक है, इसके अलावा इनका बेड चेंज करना पड़ता है। मीन कि जो सुबह पत्ते डाले आपने शाम को, वो शाम तक सूख जाएँगे। वो और जो हैं, जो शाम को डाले वो सुबह तक सूख जाएँगे। इसलिए हमें नए पत्ते डालने पड़ते हैं, पुराने पत्ते चेंज करने पड़ते हैं। पुराने पत्ते वहाँ से उठा लेंगे, नए पत्ते डाल देंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो वो ही एक ही जगह पत्ते इकट्ठे होते रहेंगे, गंद इकट्ठा होता रहेगा, पत्ते खराब होते रहेंगे और वहाँ पे उनको बीमारियाँ लगती रहेंगी। उन बीमारियों से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बेड चेंज करते रहते हैं। बेड मीन्स कि वो जो पत्ते हमने उसको खाने के लिए दिए। इसके अलावा जब ये मोल्टिंग करता है, ये मैंने कहा कि 4-5 दफ़ा जो है अपनी स्किन को शेड करता है, जिसको हम मोल्टिंग कहते हैं। और जब हर दफ़ा मोल्टिंग करता है, ये तकरीबन 24 घंटों के लिए खाता-पीता कुछ नहीं है, बस स्टिल सा रहता है। उस दौरान आपने इसको खुराक नहीं देनी, इसका ख़्याल करना है, ताकि ये जो है ये अच्छी तरीके से मोल्टिंग कर सके। और अगर आप कंटिन्यूअसली खुराक डालते रहेंगे, मोल्टिंग के दौरान भी खुराक डालते रहेंगे, तो फिर इसको मसला होगा। तो इसलिए जो है वो भी ख़्याल करना पड़ता है। इसके लिए कंड्यूसिव कंडीशन देनी पड़ती है। कंड्यूसिव कंडीशन मीन कि एक 25 से 30 डिग्री के राउंड अबाउट टेम्परेचर हो, इससे टेम्परेचर ज़्यादा या कम ना होने पाए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है फिर भी मसला है, टेम्परेचर लो हो जाता है, बहुत सर्दी हो जाती है फिर भी मसला है। तो इसलिए जो है इसके अलावा जो है हमें कीड़ों वगैरह से, इंसेक्ट्स वगैरह से बचाना पड़ता है। इसलिए हम जो रैक्स होते हैं, चाहे वो लकड़ी के बने हों या लोहे के बने हों, इनको हम एक स्पेसिफिक जो रखते हैं कौलियों में, और कौलियों में पानी डाल देते हैं। तो यहाँ तक जी आप पढ़ लें, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपकी अगली क्लास स्टार्ट हो गई होगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप जल्दी से बता दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर आप अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। जी शाबाश।